हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज बहुत सुपर डुपर हिट वीडियो आपके लिए लेके आई हूँ। हिंदी के 1000 प्रश्न तैयार किए गए हैं जो आपको नोट्स के साथ भी मिले होंगे। तो उसमें से ही मैं प्रश्न आपको आज कराने वाली हूँ। ये हमारी सीरीज़ का 54वां भाग है और इसके पहले हम 53 भाग कर चुके हैं। नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा। प्रबंधन के लिए अलग कोर्स चल रहा है 2500 प्रश्नों का। प्रैक्टिस सेट मैंने एक अलग स्टार्ट किया है प्रीवियस ईयर्स के प्रश्नों का, तो वो मैंने 3 पेपर करा दिए हैं। तो लास्ट वीडियो उसी का था, तो वो नहीं देखा तो वो भी देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो ये इंडेक्स है, ये पूरा हिंदी का सिलेबस है जो जो हिंदी में आना है, और ये नोट्स का इंडेक्स है मेरे, जो आपको पटवारी के नोट्स के साथ आपको एक हिंदी का बुकलेट मिलेगा, उसमें ये आपको इंडेक्स मिलेगा और उसी में ये आपको नोट्स मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से बिना टाइम गवाए हुए, क्योंकि टाइम ही तो बहुत कम है आप लोगों के पास। पहला क्वेश्चन है, हिंदी का लोकप्रिय महाकाव्य कौन सा है? हिंदी का लोकप्रिय महाकाव्य कौन सा है? हिंदी का लोकप्रिय महाकाव्य है रामचरितमानस। कौन सा है? हिंदी का लोकप्रिय, सबसे लोकप्रिय महाकाव्य है रामचरितमानस, जो कि हम रामायण सुनते और देखते हैं। दूसरा है, मुक्तक काव्य लय तुक छंद आदि बंधनों से मुक्त होता है। मुक्तक काव्य क्या होता है? मुक्तक काव्य जो होता है वो लय तुक छंद आदि बंधनों से मुक्त होता है। मुक्तक काव्य लय तुक छंद आदि बंधनों से क्या होता है? मुक्त होता है। मतलब मुक्तक काव्य में न लय होती, न तुक होता है, न छंद होता है। इन सभी बंधनों से ये मुक्त होता है। जैसे कि आप दूसरे काव्य पढ़ते हैं, छंद पढ़ते हैं, तो उनमें लय भी होती है, तुक भी होती है ना। इस मुक्तक काव्य में ऐसा नहीं होता है। मुक्तक काव्य में कोई कथा नहीं होती है। आपसे पूछेंगे मुक्त किस काव्य में कोई कथा नहीं होती है, तो मुक्तक काव्य में कोई कथा नहीं होती है। किस में नहीं होती है? मुक्तक काव्य में। महाकाव्य में 8 सर्ग होना चाहिए। अब मैं मेनली 8 सर्ग या उससे ज़्यादा होना चाहिए, तो आपको मेनली याद रखना है कि महाकाव्य में कितने सर्ग होना चाहिए। महाकाव्य में मेनली 8 सर्ग होना चाहिए। महाकाव्य का प्रारंभ चरण क्या होता है? महाकाव्य का प्रारंभ मंगलाचरण से होता है। महाकाव्य का प्रारंभ किस चरण से होता है? मंगलाचरण से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। महाकाव्य का जो आरंभ होता है वो किस चरण से होता है? तो महाकाव्य का आरंभ होता है मंगलाचरण से। किससे होता है? मंगलाचरण से। दृश्य काव्य की एक विधा का नाम बताइए। दृश्य काव्य की एक विधा का नाम बताइए। तो दृश्य काव्य की एक विधा का नाम है नाटक। दृश्य काव्य की एक विधा का नाम क्या है? तो दृश्य का मतलब जिसको हम देख सकते हैं। तो दृश्य काव्य की एक विधा का नाम क्या है? दृश्य काव्य की एक विधा का नाम है नाटक। आख्यानक गीत में प्रमुख रूप से क्या होता है? आख्यानक गीत में प्रमुख रूप से एक लघु कथा होती है। आख्यानक जो गीत होते हैं, जो गाए जाते हैं, तो उसमें प्रमुख रूप से क्या होता है? किस चीज़ से बने होते हैं? इनमें कविता होती है, कहानी होती है, क्या होता है? तो आख्यानक गीत में मुख्य रूप से एक लघु कथा होती है। क्या होती है? आख्यानक गीत में प्रमुख रूप से एक लघु कथा होती है। खंड काव्य मुक्तक काव्य का एक भेद नहीं है। खंड काव्य अलग है, महाकाव्य अलग है, मुक्तक काव्य अलग है। तो खंड, आपसे पूछेंगे क्या खंड काव्य मुक्तक काव्य का एक भेद है? तो खंड काव्य मुक्तक काव्य का एक भेद नहीं है। नायक के संपूर्ण जीवन का चित्रण क्या कहलाता है? नायक के संपूर्ण जीवन का चित्रण महाकाव्य में मिलता है। नायक के संपूर्ण जीवन का चित्रण कहाँ पर मिलता है? तो नायक के संपूर्ण जीवन का चित्रण मिलता है महाकाव्य में। कहाँ मिलता है? महाकाव्य में। पंडित राज जगन्नाथ ने काव्य के कितने भेद बताए हैं? पंडित राज जगन्नाथ ने काव्य के 4 भेद बताए हैं। पंडित राज जगन्नाथ ने काव्य के कितने भेद बताए हैं? पंडित राज जगन्नाथ ने काव्य के 4 भेद बताए हैं। हृदय दर्पण नामक ग्रंथ की रचना किसने की? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हृदय दर्पण नामक काव्य की ग्रंथा, हृदय दर्पण नामक ग्रंथ की रचना किसने की है? भट्ट नायक ने की है। किसने की है? भट्ट नायक ने की है हृदय दर्पण नामक ग्रंथ की रचना। हृदय दर्पण नामक ग्रंथ की रचना किसने की है? भट्ट नायक ने की है, याद रखिएगा। हृदय दर्पण नामक ग्रंथ की रचना किसने की है? भट्ट नायक ने की है। बामन आचार्य ने रीति को काव्य की आत्मा बताया है। किसने? बामन आचार्य ने। बामन आचार्य ने रीति को काव्य की आत्मा बताया है। बामन आचार्य ने काव्य को
वामन आचार्य ने रीति को काव्य की आत्मा बताया। आपसे पूछेंगे कि वामन आचार्य ने किसको काव्य की आत्मा बताया है या रीति को काव्य की आत्मा किसने बताया है, तो वामन आचार्य ने बताया है। किसने बताया है? वामन आचार्य। वामन आचार्य ने रीति को काव्य की आत्मा बताया है। मीरा के पद, रमैनिया, सप्तसती ये किस चीज़ के उदाहरण हैं? तो मीरा के पद हुआ, रमैनिया हुई, सप्तसती हुई, वो किसके होते हैं? मुक्त काव्य के उदाहरण हैं। मीरा के पद, रमैनिया, मीरा के पद किस काव्य का उदाहरण है? मुक्तक काव्य। रमैनिया किसका उदाहरण है? मुक्तक काव्य। सप्तसती किसका उदाहरण है? मुक्तक काव्य का। काव्य के कला पक्ष में भाषा निहित होती है। काव्य के किस पक्ष में एक भाषा होती है? तो काव्य के कला पक्ष में भाषा निहित होती है। कौन से? काव्य के कला पक्ष में भाषा निहित होती है। काव्य रूपों में दृश्य काव्य एक नाटक है। नाटक कौन सा काव्य? क्योंकि हम उसको देख सकते हैं, तो वो कौन सा काव्य है? दृश्य काव्य है। काव्य रचना का प्रमुख कारण क्या है? काव्य रचना का प्रमुख कारण है प्रतिभा। काव्य रचना का प्रमुख कारण क्या है? काव्य रचना का प्रमुख कारण है प्रतिभा। काव्य पद में कितने दोष होते हैं? काव्य पद में कितने दोष होते हैं? तो काव्य पद में 16 दोष होते हैं। काव्य पद में कितने दोष होते हैं? तो काव्य पद में 16 दोष होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये लाइन बिल्कुल बहुत अच्छे से याद कर लीजिए कि काव्य पद में कितने दोष होते हैं। काव्य पद में होते हैं 16 दोष। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं फ्रेंड्स। जो ये मैं करा रही हूँ, जिससे मैं आपको ये पढ़ा रही हूँ, ये आपको सरल तरीके से बने हुए फैक्ट दिख रहे हैं। ये पटवारी के नोट्स के साथ आपको हिंदी का एक बुकलेट मिलता है। ये देख सकते हैं आप, ये मेरे पटवारी के नोट्स हैं, या आप ग्रुप 2 की तैयारी कर रहे हैं उसके नोट्स हैं। देखिए आप, ये चौथा नंबर का जो वॉल्यूम है, ये बुकलेट आपको इसके साथ दी जाती है। इसमें आगे पूरा थ्योरी है। इसी प्रकार का हैंड रिटन है, क्योंकि हैंड रिटन पढ़ने में बहुत आसान होता है, इसलिए इनको हैंड रिटन तैयार किया गया। साथ में पीछे इसी प्रकार के 1000 वन लाइनर फैक्ट हैं जो पिछली परीक्षाओं में आएगा। इस सभी प्रश्नों को इसमें कवर किया गया है, और हर टॉपिक के भी बाद में इसमें फैक्ट दिए गए हैं। जहाँ पर भी इंपॉर्टेंट फैक्ट लगता है कि कोई भी इससे बन सकता है, तो वहाँ पे ये दिए जाते हैं। इसके साथ आपको ये टोटल 10 बुकलेट मिलती हैं। आप देख रहे हैं इसमें पूरा सिलेबस कवर है। विज्ञान के 3000 वन लाइनर मिलते हैं। व्यापम की परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न की एक बुकलेट मिलती है। इसके अलावा एक भारत सरकार की योजनाएं, मध्य प्रदेश की योजनाएं, बजट, आर्थिक सर्वेक्षण, ये मिलता है। एमपीजी के पूरा हैंड रिटन है। जैसे कि आप अभी हिंदी का देख रहे हैं, ऐसा ही एमपीजी के तैयार किया है। वॉल्यूम 9 में सामान्य ज्ञान है, और वॉल्यूम 10 में अंग्रेजी है। अंग्रेजी को ट्रिक द्वारा कंप्लीट करवाया है। ट्रिक और रूल से होता। प्रबंधन को भी हैंड रिटन फ्लो चार्ट के साथ कवर किया है। कंप्यूटर दक्षता में पहले हैंड रिटन है और बाद में उसके ऑब्जेक्टिव में। गणित और तर्क शक्ति को हजारों प्रैक्टिस के साथ कवर किया है। इसका प्राइस है 2199। सबसे महत्वपूर्ण इन नोट्स की बात यह है कि इसके साथ आपको दिया जाता है एक व्हाट्सएप का ग्रुप। इस व्हाट्सएप के ग्रुप में आपकी तैयारी कराई जाती है। इसमें आपको ट्रिक्स दी जाती हैं, रीजनिंग की, मैथ्स की, सॉल्व क्वेश्चन कराए जाते हैं। कोई भी एक टॉपिक उठा के उसके लगभग 50 से 60 रोज उसकी प्रैक्टिस कराई जाती है क्वेश्चन की। हिंदी के क्वेश्चन दिए जाते हैं। करंट अफेयर्स बुकलेट फ्री दी जाती है। कंप्यूटर की शॉर्टकट की बार बार करवाई जाती है ताकि आपको याद हो सके। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन सभी कुछ यहाँ पे करवाया जाता है। तो ये एक आपके लिए ऑनलाइन कोचिंग का काम करता है, और जो एग्जाम तक आपको इसमें सभी मटेरियल दिया जाएगा। तो अगर आप ये लेना चाहते हैं तो आप मुझे ऊपर दी नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, और व्हाट्सएप करके आप मेरे को बता सकते हैं कि आप जहां भी भारत में मंगाना चाहते हैं, वहां 7 से 8 वर्किंग डेज में, सैटरडे संडे छोड़कर 7 से 8 वर्किंग डेज में आपके पास ये पहुंच जाएगा। आपको व्हाट्सएप करके मुझे अपना एड्रेस देना है, पेमेंट करना है। आप 7 से 8 वर्किंग डेज में आपके पास पहुंच जाएगा। तुरंत आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ लिया जाएगा, वहाँ आपकी तैयारी होना स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर आप ये लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सभी राज्य सरकारों को भेजा जाने वाला सरकारी पत्र क्या कहलाता है? सभी राज्य सरकारों को, देखो केंद्र की ओर से कोई पत्र गया है और कोई योजना लागू करना है, हर राज्य में करवाना है, कोई केंद्र की योजना लागू करवाना है राज्यों में, तो केंद्र अपने सभी विभागों को एक सर्कुलर जारी कर देगा। तो वो क्या कहलाता है? वो परिपत्र कहलाता है। तो सभी राज्य सरकारों को भेजे जाने वाला जो सरकारी पत्र है क्या कहलाता है? परिपत्र। कन्नौजी ब्रजभाषा और खड़ी बोली ये कहाँ की बोली है? कन्नौजी ब्रजभाषा और खड़ी बोली ये कहाँ की बोली है? उत्तर प्रदेश की बोली। ब्रज कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। तो कन्नौजी ब्रजभाषी खड़ी बोली कहाँ की है? उत्तर प्रदेश की। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपसे ये भी पूछा जाए कन्नौजी कहाँ की है? उत्तर प्रदेश की। ब्रजभाषा कहाँ की? उत्तर प्रदेश की। खड़ी बोली कहाँ की? उत्तर प्रदेश की। महाप्राण वर्ग कहाँ, कौन जिसमें बहुत ज़्यादा सांस लगती है, महाप्राण होते हैं,
ख, छ और ठ। महाप्राण कौन से हैं? ख, छ, ट। स्पर्श व्यंजन वर्ग कौन सा होता है? क, च, प और द। स्पर्श व्यंजन क्या होता है? का, चा, पा और दा। महाप्राण व्यंजन वर्ग कौन सा होता है? ख वाला पूरा वर्ग, छ वाला और ठ वाला। और सभी व्यंजन व्यंजन वर्ग स्पर्श व्यंजन वर्ग कौन सा होता है? का, चा, पा और दा वाला। अतियुक्ति शब्द में कौन सी संधि है? अतियुक्ति। अतियुक्ति बनेगा अति प्लस युक्ति से। अति प्लस युक्ति से बनेगा। और जब यहाँ पे आधा ता जो है वो या में बदल जा, आधा ता और या में ई बदल जाती है, तो वहाँ पे होता है यण संधि। कौन सी? अतियुक्ति में कौन सी संधि है? तो अतियुक्ति में यण संधि है। अतियुक्ति में कौन सी संधि है? अतियुक्ति में यण संधि है। बालोचित शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? बालोचित शब्द का संधि विच्छेद होगा बाल प्लस उचित। बालोचित शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? बाल प्लस उचित होगा। प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग प्रति का क्या उपसर्ग प्रति है? प्रत्याशा शब्द में क्या होगा? उपसर्ग प्रति है। प्रत्याशा का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बन जाएगा? प्रति प्लस आशा बन जाएगा। और आपसे पूछे इसमें कौन सी संधि है, तो इसमें यड़ संधि है। मैंने बताया था ता और या, जहाँ पे ई का जो ई को जब हम संधि विच्छेद को जब हम पूर्ण संधि बनाते हैं तो क्या हो जाता है? तो ये ता छोटी ई की मात्रा जो है वो ता और या में बदल जाती है, तो वहाँ पे कौन सी संधि होती है? यड़ संधि होती है। औपचारिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? औपचारिक। लास्ट में क्या है? 4 + 1, तो क्या कौन सी संधि हो जाएगा? कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? औपचारिक में एक प्रत्यय हो जाएगा। नीलांबर शब्द में कौन सा समास है? नीलांबर शब्द में कर्मधारय समास है। जब नीलांबर, नीला है अंबर जिसका, तो नीला प्लस अंबर, तो अंबर की विशेषता कौन बता रहा है? नीला बता रहा है। तो जहाँ पे पहले दो पदों से मिलकर समास बना होता है, जब पहला पद दूसरे की विशेषता बताता है तो वो क्या कहलाता है? वो कर्मधारय समास कहलाता है। शिखा कौन सा शब्द है? शिखा, ये वाला सा जहाँ पे आता है तो मोस्टली तत्सम होता है। तो शिखा शब्द में क्या है? तत्सम है। तत्सम शब्द क्या होते हैं? जो कहीं दूसरी जगह से आए हैं और वैसे के वैसे हमारे यहाँ प्रयुक्त होते हैं, हमारी हिंदी में प्रयोग हो रहा है, उसको कोई बदल के प्रयोग नहीं किया जाता। जब बदल के प्रयोग किया जाता है तो वो तद्भव शब्द कहलाते हैं, और जब जैसा आया हुआ है वैसा ही हम प्रयोग कर रहे हैं तो वो कैसा कहलाता है? वो तत्सम शब्द कहलाता है। पशु चर रहे हैं, तो पशु में कौन सी संधि है? पशु चर रहे हैं, तो हम पशु की बात, एक किसी जाति की बात बता रहे हैं कि एक विशेष व्यक्ति, एक विशेष चीज, एक विशेष जानवर जो है खाना खा रहा है, तो वो एक विशेष चीज की बात बता रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा होती है। तो पशु चर रहे में कौन सी हो जाएगी? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, यह मकान मेरे भाई का है। हम यहाँ पे संकेत दे रहे हैं कि यह, जहाँ पर इस यह होना तो वहाँ पे संकेतवाचक होता ही है, संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण हो जाएगा। यह मकान मेरे भाई का है, तो इसमें क्या हो जाएगा? संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण हो जाएगा। यह मकान मेरे भाई का है, तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण हो जाएगा। हम ताजमहल देखने जाएंगे। हम जाएंगे देखने, हम यहाँ पर भी इस प्रकार से बात हो तो वहाँ पे होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। अधिसूचना का प्रयोग किस क्षेत्र में होता है? अधिसूचना का प्रयोग कहाँ नहीं होता है? तो अधिसूचना का प्रयोग नियम, आदेश, अधिकार क्षेत्र में होता है और कर्तव्य क्षेत्र में नहीं होता है। उद्देश्य में कर्ता के साथ विस्तार होता है तो क्या बोलते हैं? कर्ता विस्तार। जो शब्द वाक्यांशों और वाक्य शब्दों को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है, अगला हम जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे जाते हैं वही हम क्वेश्चन फिर पढ़ते हैं। आनंद मठ की रचना किसने की थी? आनंद मठ की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी, और उनके किस गीत में की थी? राष्ट्रीय गीत, जो राष्ट्रीय गीत है वहाँ पे उन्होंने इसमें आनंद मठ की रचना की थी। राष्ट्रीय गीत इसी में ही है, आनंद मठ में ही है, जो वंदे मातरम है। कामायनी, झरना, आंसू, लहर, प्रेम पथिक, ये रचनाएं किसकी हैं? ये जयशंकर प्रसाद की हैं। कामायनी, झरना, आंसू, लहर, प्रेम पथिक, ये रचना किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। जंगल में लगने वाली आग को क्या बोलते हैं? दावानल बोलते हैं। अतिवृष्टि का विलोम क्या होता है? अल्पवृष्टि होता है। रहीम का पूरा नाम क्या था? अब्दुल रहीम खाने खाना था। महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा? महोत्सव का संधि विच्छेद होता है महा प्लस उत्सव। भारत के राष्ट्र कवि कौन है? भारत के राष्ट्र कवि हैं मैथिली शरण गुप्त, ये खड़ी बोली के कवि हैं।
रंगा सियार मुहावरे का अर्थ क्या होता है? रंगा सियार मुहावरे का अर्थ होता है धोखेबाज। ये भी याद रखिएगा, मैथिली शरण गुप्त खड़ी बोली के कवि थे। क्रियान्वित शुद्ध रूप किसका होता है? क्रियान्वित का होता है, क्रियान्वित। श्री गणेश का विलोम क्या होगा? इतिश्री। श्री गणेश का विलोम क्या होगा? इतिश्री। श्री गणेश मतलब किसी चीज को आरंभ करना, श्री गणेश करना, इतिश्री मतलब उसका अंत करना। संप्रति का अर्थ क्या होता है? संप्रति का अर्थ होता है वर्तमान में। संप्रति का अर्थ क्या होता है? वर्तमान में। जिसका जन्म पहले हो गया हो उसको क्या बोलते हैं? अग्रज बोलते हैं। जसोदा हरि पालनय झुलावे, इसमें कौन सा रस है? जो यशोदा है वो हरि को पालने में झुला रही हैं, इसमें कौन सा रस होगा? तो जब माँ और बच्चे के प्रति प्रेम की बात आती है तो वहाँ पे वात्सल्य रस होता है। पिता के पिता का पिता क्या कहलाता है? पिता का पिता मतलब आपका दादा, और दादा का भी पिता आपका क्या कहलाएगा? महापितामह कहलाएगा। क्या कहलाएगा? महापितामह। जलधि का अर्थ क्या होता है? जलधि का अर्थ होता है समुद्र। पंकज का अर्थ क्या होता है? पंकज का अर्थ होता है कमल, जलज, कमल, ये कमल के ही पर्यायवाची हैं। दूध किस प्रकार का शब्द है? दूध किस प्रकार का देश संकर शब्द है? कैसा है? संकर, देश संकर शब्द है। गोदान के लेखक कौन से हैं? गोदान के लेखक मुंशी प्रेमचंद्र हैं। गबन गोदान मुंशी प्रेमचंद्र की है। मुंशी प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या है? मुंशी प्रेमचंद का वास्तविक नाम है धनपत राय श्रीवास्तव। मुंशी प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या है? धनपत राय श्रीवास्तव है मुंशी प्रेमचंद का वास्तविक नाम। मुंशी प्रेमचंद की और रचना कौन कौन सी हैं? सेवा सदन, सेवा आश्रम, निर्मला, प्रेम पचीसी, प्रेम तीर्थ। याद रखिएगा, सेवा सदन, सेवाश्रम, निर्मला, प्रेम पचीसी और प्रेम तीर्थ। पांच कुल और सप्त सुमन। भारत कोकिला किसको कहा जाता है? भारत कोकिला सरोजनी नायडू को कहा जाता है। वादी का विलोम क्या होता है? वादी का विलोम है प्रतिवादी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, रचना किसकी है? सुभद्रा कुमारी चौहान की। उन्मादिनी, बिखरे मोती, सीधे साधे चित्र, त्रिधारा, झांसी की रानी रचना किसकी है? सुभद्रा कुमारी चौहान की। उन्मादिनी, बिखरे मोती ये वाला एक बार एमपीपीएससी भी पूछी जा चुकी है। सीधे साधे चित्र ये किसका है? सीधे साधे चित्र भी सुभद्रा कुमारी चौहान की है। त्रिधारा भी सुभद्रा कुमारी चौहान की है। भूषण ने छत्रबाजी शिवाजी की प्रशंसा में कविता लिखी है। आपसे पूछेंगे कि भूषण ने किसकी तारीफ है, प्रिंसेस प्रशंसा लिखी है? शिवाजी की प्रशंसा में कविताएं किसने लिखी हैं? तो भूषण ने लिखी हैं। भूषण किस काल के कवि थे? भूषण रीतकालीन कवि थे और उन्होंने वीर रस में रचना की है। भूषण किस काल के कवि थे? भूषण रीतकालीन कवि थे, रीतिकालीन कवि थे। भूषण कैसे थे? रीतिकालीन कवि थे। वीर रस में उन्होंने रचना की है। शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, भूषण उल्लास इनकी प्रमुख रचना है। मंत्रु जो थे प्रसिद्ध व्यंगकार, मंत्र के प्रसिद्ध व्यंगकार कौन थे? शरद जोशी थे। जिनका जन्म कब हुआ था? 12 मई 1931 में हुआ था। शरद जोशी का जन्म कब हुआ था? 12 मई 1931 को हुआ था। कहाँ पे हुआ था? उज्जैन में हुआ था। इनकी रचनाएं हैं किसी बहाने जीप पर। शरद जोशी की रचनाएं कौन सी हैं? किसी बहाने जीप पर, सवार, इल्लिया, राह किनारे बैठ, दूसरी जगह, ये सब इनकी ही रचना है शरद जोशी की। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सअप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और अभी तक आपने मुझे व्हाट्सअप पर हाय लिखकर नहीं भेजा, आपका नंबर मुझे व्हाट्सअप पर सेव नहीं कराया है तो करा दीजिए, ताकि आपको मेरे स्टेटस शो हो सके। केवल हाय लिखकर नहीं भेजना है, आपका नंबर आपको लिखकर भेजना है, नाम लिख के भेजना है और सेव इट भेजना है, तभी आपका नंबर सेव होगा। हम बचपन में वहाँ जाता रहा, इसका शुद्ध क्या होगा? हम बचपन में, तो व्यक्ति अकेले खुद की बात कर रहा है तो हम नहीं होगा, मैं आएगा। मैं बचपन में वहाँ जाता रहा, तो हम की जगह क्या हो जाएगा? शुद्ध मैं। दिल्ली कौन सी संज्ञा है? दिल्ली व्यक्तिवाचक संज्ञा है। किसी स्पेशल चीज के बारे में बता रहे हैं तो दिल्ली क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। टा वर्ग का उच्चारण कहाँ से होता है? मूर्धा से। टाई का कहाँ से होता है? मूर्धा से। परमार्थ का संधि विच्छेद क्या होगा? परम प्लस अर्थ हो जाएगा। और परम प्लस अर्थ में कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि। जब छोटा आ और छोटा आ मिलके बनाते हैं बड़ा आ, तो कौन सी संधि हो जाती है? दीर्घ संधि। पीताम्बर में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है, पीला है अंबर जिसका। आजीवन में कौन सा समास है? आजीवन का अर्थ होता है जीवन भर, और यहाँ पे शुरू में आ अव्यय लगा है तो कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। समुद्र का पर्यायवाची नदीस, नीर, निधि, ये समुद्र के पर्यायवाची हैं।
का में स्वर रहित व्यंजन है, ला मा में स्वर, का स्वर रहित व्यंजन, स्वर का जो है वो स्वर सहित व्यंजन है, रहित नहीं सहित। का जो है वो क आधा का और आ से मिलकर बनता है, तो ये स्वर सहित है। अगर हम ये इस प्रकार से लिखेंगे तो ये स्वर रहित होंगे, क्योंकि अगर हलंत लग जाता है इसका मतलब ये आधा कहलाएगा और इसमें से आ हट जाएगा। व्यंजन व और ई केवल स्वर हैं। जिन वर्णों का उच्चारण नाक और मुख से होता है क्या कहलाते हैं? अनुनासिक कहलाते हैं। चंद्र बिंदु होता है उनमें जो नाक से या मुख से कहलाते हैं। प्राचीन रा से पूर्व स्वर रहित व्यंजन है। प्राचीन क्या है? रा से पूर्व, देखो प्रा लिखा हुआ है तो रा से पूर्व स्वर रहित व्यंजन है। वर्तनी की त्रुटियों से अर्थ में अंतर आ जाता है जो क्या कहलाता है? जब वर्तनी की त्रुटियों से अर्थ में अंतर आ जाता है तो उसको हम बोलते हैं हिज्जा। क्या बोलते हैं उसको? हिज्जा बोलते हैं। कैसा चांद, ब्लैंक सुंदर चेहरा, तो कैसा चांद सा सुंदर चेहरा, क्या आ जाएगा इसमें? सा। वाण का अर्थ क्या होता है? वाण का अर्थ होता है तीर, जिसकी 4 भुजाएं होती हैं क्या कहलाता है? चतुर्भुज। लौट कर आए हुए को क्या बोलते हैं? लौट कर आए हुए को बोलते हैं प्रत्यागत। लौट कर आए हुए को क्या बोलते हैं? प्रत्यागत। देव ऋषि में देव ऋषि का संधि विच्छेद क्या होगा? देव प्लस ऋषि। रक्षक का विलोम क्या होगा? भक्षक। शक्ति में प्रत्यय कौन सा आ जाएगा? शक्ति में ती प्रत्यय आ जाएगा। देवा स्वर में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, देव और असुर। जहाँ पे बीच में और आ जाता है, दो लोगों की बीच में और या डैश लग के बात होती है, द्वंद्व समास होता है। सिर से पैर तक का अर्थ क्या होगा? आदि से अंत तक। शासन युद्ध में अशुद्ध क्या है? शासन का शुद्ध क्या हो जाएगा? सा, ये वाला दूसरा वाला सा गलत हो जाएगा और ये सा लिखा हो जाएगा। हम मानव को मुक्त करेंगे यही विधान हमारा है, ये कौन सा रस है? वीर रस है। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनहु नील मणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। जहाँ पर मनहु, जानहु इस प्रकार का वर्ड आता है, इस प्रकार का शब्द आता है, तो वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार के, उत्प्रेक्षा अलंकार वहाँ पे जहाँ पे कल्पना की जाती है, मानो ऐसा हो, तो इस प्रकार से जब कल्पना की जाती है तो वहाँ पे क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। बद उपसर्ग उर्दू भाषा का शब्द है, उर्दू और फारसी भाषा का शब्द है। इसका अर्थ हमेशा नकारात्मक होता है। बद जैसे हमारे यहाँ ना लगा देते हैं, ऐसे ही उर्दू में अगर किसी को बुरा बोलना हो, नकारात्मक करना हो किसी बात का, तो वहाँ पे बद लगा देते हैं। बद का उल्टा ही हो जाता है। जैसे कि आप देखेंगे बदतमीज, बद दिमाग, बदतर, तो ये शब्द कैसे हैं? उर्दू फारसी भाषा के शब्द हैं। मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्त्र दक्ष सुमन सुमन फाड़ा अवलोक कर रहा था बार बार, नीचे जल में निज महाकार। इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें रूपक अलंकार है। इसमें कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। अब नेक्स्ट जो है हमारे 54 से, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। अगर आपने ये पूरे कर लिए क्वेश्चन 1000, तो बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं आपके, बहुत सारे डाउट किस प्रकार से एग्जाम में प्रश्न आते हैं, सभी आपका क्लियर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।